सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त राकोरूप साहब के चैनल योर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों ईवीएस मिक्स पर आधारित है और ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट, सी टेट, रीट, ऑल टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का सेशन जो है, आज का लाइव टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और शुरुआत से लेकर आखिरी तक ही बने रहिए, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। और इसके लिए दोस्तों बता दूं, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब भी आप कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग #योरसक्सेस भी कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं दोस्तों, आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रेडी हो जाइए सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सतलज नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए है सतपुड़ा की पहाड़ी, बैतूल, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी कैलाश पर्वत, तिब्बत में। ऑप्शन डी मैकाल पर्वत, अमरकंटक, मध्य प्रदेश में। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आंसर आपको जल्दी जल्दी करना है दोस्तों, क्योंकि हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराना चाहते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम, एक चीज़ और बता दूं, दिल्ली में 10,500 की अकॉर्डिंग जो है वैकेंसी आ रही, तो हमें जो है अब तैयारी तेज़ी के साथ करनी है। इसीलिए मैं कहता हूँ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये हमको मोटिवेट मिलता है और मैं उससे बेटर कर पाता हूँ। तो आप अगर चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, तो इसलिए शेयर करने में कमी ना रखिए। पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पर आता हूँ दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पर सतलज नदी की जब बात आती है तो कई अवसर पर सतलज नदी को हम लोग कहते हैं लाल नदी। क्या कहा जाता है? लाल नदी भी कहा जाता है। और सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों, वो कैलाश पर्वत की पहाड़ियों के पास तिब्बत में राख स्थल, क्या नाम है? राख स्थल झील के निकट स्थित है। याद रखिएगा, राख स्थल झील के निकट स्थित है। तो ऑप्शन जो हमारा दोस्तों राइट है, सी हमारा राइट होगा, कैलाश पर्वत, तिब्बत। ये चीज़ हुई क्लियर। हमें सारी चीज़ें क्लियर करना है, डाउट आपका क्लियर करना है, और नया क्वेश्चन तो आपका जुड़ रहा है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, प्रैक्टिस आपको करते रहना है इसी तरह। तो दूसरे क्वेश्चन पर आ चुके हैं दोस्तों हम लोग। गुड़ी पड़वा किस राज्य का पर्व है? ऑप्शन ए है उड़ीसा। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी है पंजाब। ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। बताइए गुड़ी पड़वा किस राज्य का पर्व है? इसका कमेंट बताइए, जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग दोस्तों। तब तक मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। देखिए दोस्तों, उड़ीसा का राज्य का जो पर्व है वो मनाते हैं मासिक धर्म। मासिक धर्म मनाया जाता है। और बता दूं, उड़ीसा जो है एक इकलौता राज्य है जो मासिक धर्म मनाता है, और जिसको हम लोग रजो पर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रजो पर्व। और ये जो स्टार्ट होता है 14 जून से, 14 जून से शुरू हो जाता है दोस्तों। ये उड़ीसा की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर मासिक धर्म, जिसको रजो पर्व कहते हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करूँ, उत्तर प्रदेश में तो आप जानते हैं दिवाली वगैरह सारे त्यौहार आते हैं, तो उसकी बात ही नहीं। अगर मैं पंजाब की बात करूँ, तो पंजाब में आप जानते हैं बैसाखी मनाते हैं। और जो हमारा गुड़ी पड़वा जो है दोस्तों, ये बसंत ऋतु का एक पर्व है, जो मराठी हिंदुओं द्वारा पारंपरिक एक नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश। गुड़ी पड़वा जो है किस राज्य का पर्व है? आंध्र प्रदेश का है। तो ये चीज़ हुई क्लियर, डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही है? कमेंट में जरूर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, क्योंकि चीज़ें को क्लियर भी कराना जरूरी है। आगे हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा, भारत विश्व में वन आच्छादन के मामले में किस स्थान पर है? बताइए। ऑप्शन ए है पहले स्थान पर है। ऑप्शन बी 5वें स्थान पर है। ऑप्शन सी 7वें स्थान पर है। ऑप्शन डी 10वें स्थान पर है। बताइए भारत विश्व में वन आच्छादन के मामले में किस स्थान पर है? विश्व की बात कर रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बताइए किस स्थान पर है? जल्दी जल्दी कमेंट करा करिए दोस्तों, आंसर जल्दी आपके आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन है ज़्यादा। और लाइक शेयर में कमी ना करिए, क्योंकि ये चीज़ बताने वाली बात नहीं, ये अपने मन से भी किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, भारत के जो भूभाग का जो है 24.4% हिस्सा जो आता है वन और पेड़ों से घिरा हुआ है। अगर मैं बात करूं विश्व के, अगर ये कुल भाग का जो केवल जो है
अगर इंडिया की बात आती है तो 24.4, अगर विश्व में अगर इसको देखा जाए तो ये 2.4% हिस्सा होता है। और ये जो है दुनिया में दोस्तों 10वें स्थान पर है। तो हमारा जो राइट होगा, डी राइट होगा, 10वें स्थान पर है। एक चीज़ और बता दूं, अगर हमारा इंडिया 10वें स्थान पर है तो ये भी सुन लीजिए कि पहले से 9वें स्थान पर कौन है, ये भी जानना जरूरी है। अगर पूछ लिया जाता है कि 9वें स्थान पर कौन है या 8वें स्थान पर है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। तो दोस्तों बता दूं पहले पर है दोस्तों रूस आता है। रूस का जो अगर मैं बात करूं तो 81,49,300 वर्ग किलोमीटर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं 49.40%। दूसरे पर आता है दोस्तों, यहीं से समझ लीजिए, दूसरे पर आता है कनाडा, तीसरे पर आता है ब्राज़ील, चौथे पर आता है अमेरिका, और पांचवें पर आता है चीन, और छठे पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक, उसके बाद आता है अर्जेंटीना, इसके बाद आता है इंडोनेशिया, 9वें पर इंडोनेशिया है, और 10वें पर हमारा आता है भारत। ये चीज़ आप समझ गए। भारत विश्व में वन आच्छादन के मामले में 10वें स्थान पर है, ये चीज़ याद रखिएगा। पहले पर है रूस, दूसरे पर है कनाडा, तीसरे पर ब्राज़ील, चौथे पर अमेरिका, पांचवें पर चीन, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एड कांगो, और आठवें पर है अर्जेंटीना, और 9वें पर है इंडोनेशिया, और 10वें पर हमारा आता है भारत। ये चीज़ क्लियर हुई। देखिए टाइम थोड़ा सा लगता है, लेकिन क्लियर करना जरूरी है कि क्वेश्चन ये ना सोचिए कि क्वेश्चन बस यही पूछे जाते हैं। एग्जामिनर पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं होता है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना देता है। आप इस चीज़ में ना रहिए कि एग्जामिनर से आप ज़्यादा सोच सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बनता है दोस्तों। आगे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, निम्न में से किस संरचना में कई तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं? बताइए। ऑप्शन ए है निलंबन, ऑप्शन बी है यौगिक, ऑप्शन सी है मिश्रण, ऑप्शन डी है विलयन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस संरचना में कई तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं? आंसर आप लोग जल्दी जल्दी करा करिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। देखिए अगर दोस्तों बात करें निलंबन क्या होता है, देखिए निलंबन वे होते हैं मिश्रण जो घुलते नहीं हैं। जैसे आपने देखा है कि आटे में अगर पानी को घोलना तो घुलता नहीं है, ये चीज़ समझिए, ये होता है निलंबन। अगर मैं बात करूं दोस्तों यौगिक की, तो यौगिक क्या होता है? वे रासायनिक बंध एक निश्चित अनुपात में, वे रासायनिक बंध जो जुड़कर नया पदार्थ बनाता है, जो पदार्थ बनाता है। जैसे मैं बात करूं नमक हो गया, या फिर बोल दिया इसको गंधक का अम्ल बोल दिया। अगर मैं मिश्रण की बात करूं, मिश्रण क्या है? मिश्रण भाई, एक मिश्रण में कई तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, हमारे चारों ओर वायु में क्या है? ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प, ये सब क्या है? इन सब का मिश्रण है। तो हमारी जो अगर मैं बात करूं निम्न में से किस संरचना में कई तत्व या यौगिक दोनों हो सकते हैं, तो वो होगा दोस्तों मिश्रण, क्योंकि मिश्रण में सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर विलयन की भी बात करें तो विलयन को भी क्लियर कर देता हूं। विलयन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा चीनी में पानी को घोलना, ये एक विलयन हो गया। बात करूं जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ को समान मिश्रण में विलय कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ के समान मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे चीनी को पानी में घोलना, जैसे शरबत, तो ये हो गया विलयन। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो राइट होगा दोस्तों वो होगा मिश्रण। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? सी हमारा यहाँ पर राइट होगा, मिश्रण होगा यहाँ पर राइट। अब आगे चलिए ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रहा, निम्न देशों में से कौन सा कोयला पानी और हवा से संश्लेषित किया जाता है? ऑप्शन ए है नायलॉन, ऑप्शन बी है रेयॉन, ऑप्शन सी है पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी है एक्रेलिक। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आप लोग आंसर बताइए, तब तक चीज़ें मैं बता दूं। देखिए एक्रेलिक क्या होता है? एक्रेलिक एक जो होता है पॉलीमेथिल प्लास्टिक होता है। क्या होता है? एक पॉलीमेथिल थर्मोप्लास्टिक होता है एक्रेलिक। और अगर पॉलिएस्टर की बात करूं
तो पॉलिएस्टर से जो है कपड़े बनाए जाते हैं और आपने देखा होगा कि तकियों में रुई की जगह इसको भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? तकियों में इसकी जगह पर भरा जाता है। अगर रेयान की बात करें तो रेयान जो होता है एक पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक रेशा भी बोलते हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों नायलॉन। नायलॉन क्या होता है पता है? नायलॉन जो होता है कोयले, पानी और हवा से संश्लेषित होता है और ये बहुत मजबूत होता है, ये रेशम जैसा दिखता है। और इसका उपयोग आप लोग जानते होंगे कि रस्सी जो होती है घरों में, है ना, ब्रश होता है, पर्दे है, बैग है, ये सारी चीज़ों में करा जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा दोस्तों नायलॉन, ए हमारा राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। इसमें आपको विषम चुनना है। ऑप्शन ए है मीटर गेज, ऑप्शन बी है ब्रॉड गेज, ऑप्शन सी है नैरो गेज, ऑप्शन डी है लॉन्ग गेज। बताइए इसमें विषम क्या है? जल्दी से आंसर करिए आप लोग। कमेंट में सबके देख रहा हूँ, बस आप लोग आंसर जो है थोड़ा सा बातें में लग जाते हैं बीच बीच में। कमेंट जो है आंसर जल्दी जल्दी करिए, क्योंकि सीखना है। देखिए वैकेंसी भी आ रही, ये सारी चीज़ें लेके चलिए। मजाक नहीं है ये सारी चीज़ें, पढ़ाई हमेशा सीरियसली करिए। मजाक से करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, सारी चीज़ें कुछ नहीं होने वाली। तो इसलिए हमेशा लाइफ में सीरियस होना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ मीटर गेज हो गया, ब्रॉड गेज हो गया और नैरो गेज, ये जो है रेल परिवहन के लिए यूज़ होता है। इन शब्दों का हम लोग यूज़ करे जाते हैं। जैसे पटरियों में जो होता है वो सब आता है, मीटर गेज आता है लंबाइयों में। और अगर मैं बात करूँ लॉन्ग गेज, तो लॉन्ग गेज जो है एक शब्द है जिसका हम लोग ब्लॉक वगैरह या फिर पिन जैसी कई जगहों में करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर विषम होगा दोस्तों वो होगा लॉन्ग गेज, डी। क्यों होगा? क्योंकि मीटर गेज और ब्रॉड गेज और नैरो गेज ये तो आपका रेल परिवहन में आ गया, तीनों चीज़ें आ गई। तो विषम क्या रहा आपका? डी। तो ये चीज़ क्लियर हुई, डी हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, लॉन्ग गेज। आगे चलते हैं 7 पर, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर सकता है। ऑप्शन ए है रेशम का कीड़ा, ऑप्शन बी है चींटी, ऑप्शन सी है मच्छर, ऑप्शन डी है मधुमक्खी। ये तो डायरेक्ट आंसर है, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। आप बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन चीज़ है जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर तक की दूर से कर देता है? अगर ये बात आती है तो किसी के दिमाग में आ रहा होगा कुत्ता या फिर आ रहा होगा बाघ। लेकिन हर चीज़ यही नहीं होता है कि जो हम लोग पढ़ लें कि कुत्ता है उसको सूंघने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, बाघ भी जो है जान सकता है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अगर बात करूँ तो रेशम का जो कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपनी मादा की पहचान उसके गंध से कई किलोमीटर तक की दूर कर सकती है, मतलब 11 किलोमीटर तक की दूर रेंज तक की पहचान कर सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन जो राइट होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, रेशम का कीड़ा। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आंसर आप लोग करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पर क्वेश्चन को क्लियर करना ज़रूरी है दोस्तों, और लाइक शेयर करते रहिए, इसमें कमी ना रखिए। ये कहने की चीज़ नहीं होती, आपने मन से कर दिया करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं। IUCN के अनुसार श्रेणियों की कुल संख्या बताइए जिनमें वनस्पतियों और जीवो वनस्पतियों के संरक्षण के लिए वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 6। बताइए IUCN के अनुसार श्रेणियों की कुल संख्या बतानी है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तब तक मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं। देखिए IUCN होता क्या है? IUCN का मतलब होता है द इंटरनेशनल यूनियन, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है, यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम लोग दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। देखिए IUCN जो होता है एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ होता है, और ये क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो किसके लिए कार्य करती है? जो प्रजातियों के संरक्षण का कार्य करती है। और इन्होंने जो है दोस्तों 9 भागों में वर्गीकृत किया है। 9 भाग कौन से होते हैं? जैसे मैं बात करूं, खतरे के निकट, अपर्याप्त जानकारी, कम चिंतनी, संकटग्रस्त, लुप्तप्राय, गंभीर लुप्तप्राय, जंगलों में जो विलुप्त और विलुप्त, ये सारी चीज़ें
IUCN ने जो है वर्गीकृत किया है, 9 भागों में वर्गीकृत किया है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट है दोस्तों, बी हमारा राइट होगा। IUCN का फुल फॉर्म समझ गए, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे आए क्वेश्चन नंबर 9 पर। आंसर करते रहिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, बस ऐसे ही करना है, क्वेश्चन को भी समझना है, क्योंकि सारी डाउट क्लियर करूंगा, एक एक ऑप्शन चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये चीज़ समझिएगा, क्योंकि एक चीज़ को इग्नोर करा क्वेश्चन कहीं से भी बनता है, ये चीज़ याद रखिएगा। एग्जामिनर, बार बार मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं होता है। एग्जामिनर क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाता है, वही चीज़ें रिपीट नहीं करते हैं। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पूछताछ तकनीक से छात्र विद्यार्थियों को समझ, सोच और संचार की शक्ति विकसित करने में मदद करती है। इनमें से कौन सा एक अच्छे प्रश्न की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है विचार प्रेरक, ऑप्शन बी है अस्पष्ट, ऑप्शन सी है संक्षिप्त और सटीक, ऑप्शन डी उपर्युक्त और स्पष्ट भाषा। बताइए, पूछताछ तकनीक में छात्र विद्यार्थियों को समझ, सोच और संचार की शक्ति विकसित करने में मदद मिलती है। इनमें से कौन एक प्रश्न की विशेषता नहीं है? देखिए, अगर ए की बात करूं, विचार प्रेरक क्या होता है? विचार प्रेरक का मतलब होता है थॉट मेडिटेशन, जिसको बोलते हैं। और अगर सी बात करूं, संचित और सटीक, मतलब बिल्कुल सटीक बात हो रही है। अगर डी की बात करूं, बिल्कुल स्पष्ट भाषा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कह रहा है विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर विशेषता नहीं है, तो वहाँ पर ऑप्शन जो होगा दोस्तों, बी हमारा राइट होगा, अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब जानते हैं क्या है? अस्पष्ट जो है एक अच्छे प्रश्न की खुद विशेषता नहीं है, क्योंकि ये खुद में स्पष्ट नहीं दे सकता, और ये छात्रों को क्या कर सकता है? छात्रों को कंफ्यूज करेगा ना, ये तो खुद में एक स्पष्ट नहीं है ना। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आंसर आपने सही करा है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। जल्दी जल्दी चलना है, रैपिड फायर, बस आंसर जो है ना आपको सही करना है। यही प्रैक्टिस, यही चीज़, जो आंसर कर रहे हैं यहीं से सीखना है, यहीं से बनाना, और यही एग्ज़ाम आगे वाला हमारा जो है उसको बेस्ट करना है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बस एग्ज़ाम आप बेस्ट करें, बस यही हमारी जो है लक्ष्य है। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑप्शन ए है शरीर सौष्ठव भोजन, ऑप्शन बी है सुरक्षात्मक भोजन, ऑप्शन सी है ऊर्जा भोजन उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? शरीर सौष्ठव का मतलब समझ लीजिए, शरीर सौष्ठव का मतलब होता है जो बॉडी बिल्डिंग होते हैं, बॉडी बिल्डिंग भोजन, इसकी बात कर रही है। तो बताइए क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? देखिए, अगर दोस्तों मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक रासायनिक यौगिक है, जो ऑक्सीकरण पर ऊर्जा जारी करता है। और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 2 प्रकार से प्राप्त करते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो आता है आपका, शरीर को कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार से प्राप्त होता है। 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो होता है आपका जैसे माड़ी, माड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। और दूसरा जो हो गया वो आपका हो गया चीनी। तो माड़ी में जो आता है, जैसे आपका माड़ी में क्या क्या आता है? माड़ी में आता है आपका मक्का, बाजरा, चावल, दाल, है ना, ये सब आता है। और चीनी की बात करूँ तो इसमें केला हो गया, खजूर हो गया, मुनक्का हो गया, शक्कर हो गया, शहद हो गया, जो ये आपका है मीठा, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आप समझ गए, कार्बोहाइड्रेट जो है दोस्तों वो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, ऊर्जा भोजन उपलब्ध कराना। सी हमारा राइट ऑप्शन होगा, बल्कि हमें बॉडी बिल्डिंग नहीं कराना है, बल्कि हमारी जो भोजन की सुरक्षा नहीं करना है, उपरोक्त सभी नहीं आता। सी हमारा जो है राइट ऑप्शन होगा। ये चीज़ क्लियर हुई, बहुत बढ़िया दोस्तों, आंसर आप सही कर रहे हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, निम्न में से किस में कम फाइबर होता है? कम फाइबर की बात करी है। ऑप्शन ए है सफ़ेद चावल, ऑप्शन बी है केला, ऑप्शन सी है आलू, ऑप्शन डी है हरी सब्जी। बताइए, निम्न में से किस में कम फाइबर होता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, अगर फल, सब्जियां और अनाज, फल, सब्जियां और अनाज की बात करते हैं, तो ये दोस्तों फाइबर के स्रोत होते हैं। क्योंकि फाइबर जो है स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये फाइबर जो हैं कब्ज को रोकते हैं। किसको रोकते हैं? कब्ज को रोकते हैं। और दूसरा जो है, या जल में अवशोषित करते हैं।
फाइबर को जो है दोस्तों दो श्रेणियों में आता है, एक तो आपका होता है घुलनशील और एक होता है अघुलनशील, जो घुल जाते हैं और जो नहीं घुलते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम फाइबर होता है वो होता है आपका सफ़ेद चावल, जो हमारा ए राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। ये चीज़ क्लियर हुई। बाकी आपका फूल, सब्जियाँ, अनाज ये फाइबर के स्रोत हैं, इनमें जो है फाइबर पाया जाता है और फाइबर जो है हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। राइट ऑप्शन हमारा ए है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए है गरसोपा, ऑप्शन बी है एंजिल, ऑप्शन सी है हुनरू, ऑप्शन डी है ककोलत। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ लिया है, तब तक आप आंसर बताइए इसका, तब तक मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। ये चीज़ सुनते भी रहिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बन जाते हैं। देखिए ककोलत की बात करें तो ककोलत क्या होता है। ककोलत जो है बिहार राज्य के नवादा ज़िले के पास है और ये एक खूबसूरत झरना है। ये क्या है, एक खूबसूरत झरना है। इसको देखकर आप है ना बिल्कुल खुश हो जाएंगे, तबीयत खुश हो जाती है, इतना प्यारा लगता है। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 160 मीटर है। 160 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। और अगर मैं बात करूं हुनरू, हुनरू क्या होता है। हुनरू जो है रांची से लगभग 28 किलोमीटर दूर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है और ये इसकी ऊंचाई जो है हुनरू की 220 फीट है। कितनी है, 220 फीट है। ये भी चीज़ याद रखिएगा, हुनरू की जो लंबाई है 320 फीट है, सॉरी 320 फीट है। और अगर मैं बात करूं गरसोपा की, तो गरसोपा को हम लोग जोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोग भी बोलते हैं। और ये जलप्रपात जो है शरावती, कहाँ पर, शरावती नदी पर है और ये कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में है। कहाँ पर है, कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में है। और इसकी ऊंचाई अगर दोस्तों मैं बात करूं तो 829 फीट है। कितनी है, 829 फीट है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो हमारा है एंजिल। एंजिल हमारा सबसे बड़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये। और ये दोस्तों जो है वेनेजुला, कहाँ पर, वेनेजुला में स्थित है। और इसकी ऊंचाई आप लोग जानना चाहेंगे दोस्तों, इसकी ऊंचाई दोस्तों जो है 3212 फीट है। सोचिए कि 3212 फीट से नीचे गिरता है और सोचिए जब गिरता है ना तो पानी जो है ना वाष्प बन के उड़ता है। ये समझ लीजिए, वाष्प बन के उड़ता है। तो आप समझ में आई चीज़। सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात वह जो हमारा है वाटरफॉल एंजिल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी हमारा राइट होगा, एंजिल। ये चीज़ क्लियर हुई। यहाँ से ये चीज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है गरसोपा की बताइए ऊंचाई कितनी है, हुनरू की ऊंचाई कितनी है, तो ये चीज़ इसीलिए लाइव टेस्ट रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बीच में आए। अगर दोस्तों को लगता है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो दोस्तों एक्सप्लेन करने का मतलब यही है कि क्वेश्चन कहीं से भी जुड़ जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 13 पर। थोड़ा सा समय जरूर लगता है लेकिन हमें जो है ना एक एक नंबर लेके चलना है। ये चीज़ आपने दिमाग में रख ली। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, कर्ट लेविन ने को समझाने के लिए शब्द जीवन अंतरिक्ष का इस्तेमाल किया। ऑप्शन ए है जैविक पर्यावरण, ऑप्शन बी है भौतिक वातावरण, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक वातावरण, ऑप्शन डी है मनोवैज्ञानिक माहौल। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। कर्ट लेविन ने क्या समझाने के लिए शब्द जीवन अंतरिक्ष का इस्तेमाल किया। देखिए प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, एक अपना मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है जिसमें वो क्या है, रहता है। और कर्ट लेविन की अगर मैं बात करूं तो कर्ट लेविन ने दोस्तों जो है मनोवैज्ञानिक वातावरण की व्याख्या के लिए लाइफ स्पेस, क्या चीज़, लाइफ स्पेस शब्द का इस्तेमाल किया। मनोवैज्ञानिक वातावरण हमें व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझाने में सक्षम बनाता है। तो ऑप्शन जो हमारा दोस्तों जो है डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, मनोवैज्ञानिक माहौल। मनोवैज्ञानिक क्या है, मनोवैज्ञानिक हमें जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझाने का सक्षम करता है ना, बनाता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। बल्कि हमारा ए बी सी राइट नहीं होगा, डी हमारा यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। अब क्लियर हुआ आपको, आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, जीटी रोड कोलकाता और किसको जोड़ता है।
ऑप्शन ए है चेन्नई को जोड़ता है, ऑप्शन बी धुले को जोड़ता है, ऑप्शन सी पेशावरी को जोड़ता है या फिर पेशावर भी बोल सकते हैं, ऑप्शन डी जयपुर को जोड़ता है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जीटी रोड कोलकाता और किसको जोड़ता है? आंसर जो है ना जल्दी जल्दी लाइक करें। और दोस्तों जो आपके बीच में जो कमेंट कर रहे हैं दोस्त, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि चैनल योर सक्सेस जहाँ लिखा होगा नीचे देखिएगा सब्सक्राइब है, और सब्सक्राइब को टिक करिए। और इसके बगल में एक नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन होगा, घंटा जिसको बोलते हैं। अगर घंटा नहीं दबाएंगे तो घंटा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो है दोस्तों, जीटी रोड कोलकाता और पेशावर, पेशावर कहाँ है? ये आपका पाकिस्तान में आता है, तो पेशावर को जोड़ता है। और जीटी रोड की अगर मैं बात करूँ तो ये सड़क का जो है, ये सड़क जो है दोस्तों, सुना है कि अफ़गान शासक जो है शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई थी, शेर शाह सूरी द्वारा बनाई गई थी ये रोड। ये चीज़ क्लियर हुई। जीटी रोड कोलकाता और पेशावर को जोड़ता है। आगे चलें, सी हमारा यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। क्लियर हुआ? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं है, बस क्वेश्चन को हमें क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दोस्तों ये रहा, हमारी मांसपेशियां व्यायाम के दौरान निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल उत्पादित करती है? क्वेश्चन समझिएगा। ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जब हम व्यायाम करते हैं तब अम्ल में से कौन सा अम्ल उत्पादित करती है, ये चीज़ बताइए हमें। देखिए साइट्रिक को तो आप जानते ही होंगे, साइट्रिक का जो हम लोग नींबू में पाया जाता है, और ये जो है भोजन में खट्टापन करने के लिए या फिर जल को मृदु करने में किया जाता है, साइट्रिक अम्ल की बात करें तो। और अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल आप जानते हो प्रयोगशाला में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है, और इसका उपयोग जो है ओवररैक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, ओवररैक के रूप में किया जाता है। अब आती है बात लैक्टिक अम्ल। जब हम व्यायाम करते हैं दोस्तों तो हमारी जो मांसपेशियां लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती हैं। किस चीज़ का निर्माण करती हैं? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है। और अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो भोजन पचाने में मदद करता है। क्या करता है? भोजन पचाने में मदद करता है। जब हम व्यायाम कर रहे हैं तो लैक्टिक अम्ल जो है वो निर्माण करने लगता है, और उसके बाद जो हम खाना ना खाते हैं ये भोजन को पचाने का मदद क्या काम कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा दोस्तों हमारा सी हमारा राइट होगा, लैक्टिक एसिड। क्या होगा? लैक्टिक एसिड। ये चीज़ क्लियर हुई, समझ में आ रहा है आप सभी को? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा, खेलना बच्चों का कार्य है, यह कथन किसका है? हंटबर्ग का है, ऑप्शन बी है ऑंगबर्ग और निमकॉफ, ऑप्शन सी है मारिया मॉन्टेसरी, ऑप्शन डी है फ्रोबेल। बताइए, खेलना बच्चों का कार्य है, ये कथन किसका है? भाई खेल की अगर मैं बात करता हूँ तब तक आप लोग बताइए इसका आंसर। देखिए अगर खेल की बात आती है तो खेल जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये क्या है? बच्चों को जो है दक्षता हासिल कराने में, सक्रिय बनाने में और कार्य का अभ्यास कराने में बहुत इसका योगदान रहता है। अगर मैं बात करूँ खेल संवेदी पेशी संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक अनुभव को भी जोड़ता है, जो मस्तिष्क के विकास से आदर्श समायोजन प्रदान करता है। तो खेल जो समझ सकते हैं बच्चों के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं खेलना बच्चों का जो कार्य है, ये प्रसिद्ध शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी ने कहा था। क्या कहा था? कि खेल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, खेल जो है बच्चों का कार्य है। ये जो है मारिया मॉन्टेसरी जी ने कहा है। सी हमारा राइट होगा, फ्रोबेल नहीं होगा। जहाँ खेल की बात आती है तो सब फ्रोबेल में सोचने लगते हैं, तो फ्रोबेल नहीं होगा, सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये जो है कथन मारिया मॉन्टेसरी ने कहा है। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ चुके हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार में से एक ही वंशज परिवार के व्यक्ति एक साथ रहते हैं? ऑप्शन ए है समरक्त, ऑप्शन बी है विस्तारित परिवार, ऑप्शन सी है पितृसत्तात्मक परिवार, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तब तक आप लोग आंसर करिए, तब तक मैं चाय भी पी लूँ।
देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये चीज़ सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है? पितृसत्तात्मक मतलब होता है एक परिवार जहां पिता परिवार का नेतृत्व करते हैं। सुनिएगा, एक परिवार जहां पिता परिवार का नेतृत्व करते हैं और परिवार में विवाहित जोड़े शादी के बाद पुरुष के परिवार के साथ रहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। और विस्तारित परिवार क्या होता है? सुनिएगा, विस्तारित परिवार में विवाहित जोड़ा अपने माता पिता और बच्चों और अन्य रिश्तेदार के साथ मिलकर रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? अन्य रिश्तेदार, बच्चे, माता पिता और विवाहित जोड़ा, ये सारी चीज़ें मिलकर रहते हैं। ये होता है विस्तारित परिवार। अब आते हैं समृद्ध परिवार क्या होता है? समृद्ध का मतलब होता है दोस्तों एक ही खून। एक ही खून का मतलब क्या है? एक ही खून का मतलब होता है इस तरह के परिवार में व्यक्ति एक ही पूर्वज वंशज के परिवार के लोगों के साथ रहते हैं। मतलब इस परिवार में व्यक्ति जो है, मतलब पूर्वज जो है, जो पूर्व वंश के हैं, उन परिवारों के लोगों के साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग समृद्ध। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा समृद्ध होगा। ये चीज़ क्लियर हुई? समृद्ध निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार में से एक ही वंशज परिवार के व्यक्ति के एक साथ रहते हैं? तो वो है दोस्तों समृद्ध। ए ऑप्शन हमारा राइट है। ये चीज़ क्लियर हुई? यही चीज़ बता रहा हूँ कि लाइव टेस्ट का यही कमाल होता है कि सारी चीज़ें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपको पता चल रहा होगा कि कुछ ना कुछ आप नया सीख रहे हैं। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ चुके हैं दोस्तों। मलोका का एक प्रकार है। ऑप्शन ए है खाद्य पदार्थ, ऑप्शन बी है जानवर, ऑप्शन सी है पंछी, ऑप्शन डी है घर। बताइए मलोका क्या है? भाई देखो, लाइक शेयर में कमी ना रखेंगे। लाइक शेयर में ऐसे कमी रखेंगे ना, इससे काम नहीं चलेगा भाई। मेहनत कर रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल फैला दो, एकदम लाइक शेयर जो है ना दबा के करिए। इसमें कंजूसी नहीं चलेगी भाई, है ना। लाइक शेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा करा करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलता है। नया सीख रहे हैं, आपको भी लगता है नया सीख रहे हैं, तो ये चीज़ में तो आपको ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए ना। तो ये चीज़ समझ के चलिए दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों। मलोका की अगर मैं बात करूँ तो मलोका जो होता है दोस्तों, ये जो है अमेजन के मूल निवासियों, विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो कोलंबिया और ब्राज़ील में उपयोग किए जाने वाले पैतृक लंबे घर होते हैं। क्या होते हैं? लंबे घर होते हैं। मलोका जो है, मलोका में कई परिवार साथ में रहते हैं और ये लंबे घर में अलग अलग कक्ष में बांटे भी गए हैं। तो मलोका यहाँ से आप समझ सकते हैं खाद्य पदार्थ नहीं है, ना ही कोई जानवर है और ना ही कोई पंछी। ये एक घर है जो मलोका अमेजन में जो मूल निवासी पाए जाते हैं, कोलंबिया और ब्राज़ील में, है ना। तो यहाँ पर उपयोग किए जाने वाले एक पैतृक लंबे घर होते हैं, बहुत लंबे घर होते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई? डी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, घर है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा कैनल में रहता है? ऑप्शन ए है घोड़ा रहता है, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी है भेड़, ऑप्शन डी है ऊंट। बताइए निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा कैनल में रहता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर आप लोग करिए। घोड़े और गधे की बात करें तो घोड़े और गधे जो रहते हैं वो अस्तबल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अस्तबल में रहते हैं। भेड़ कहाँ रहती है? भेड़ को जो है बाड़े में रखते हैं। कहाँ? बाड़े में। ऊँट जो अगर बात आता है तो ऊँट जो है कैनल में होता है। तो निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा कैनल में रहता है? तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा दोस्तों ऊँट होगा, मतलब कैमल। ये चीज़ क्लियर हुई? बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे चलें। बहुत सही आंसर दे रहे हैं, जोश आ गया। आंसर देखिए, कमेंट मैं सबके देखता हूँ, बीच बीच में जो चटियाने लगते हो, चीट चैट लगी रहती है, इससे थोड़ा सा आगे जाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब जो है ना, अब सीरियसली पढ़ाई करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है सीटेट का भी आने वाला है जल्द, और मैं बता दूं कि वैकेंसी भी दिल्ली में आने वाली है। तो ये सोच के चलिए कि हमें इस बार नौकरी पानी है, और ये आप करके दिखाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मुमकिन हैं अगर आप ठान लें। तो बता रहा हूँ कि कोई भी आपको नहीं रोक सकता। बाकी मैं आपके लिए पूरे सारे प्रयास करूँगा, बस आपके लिए मैं सारी चीज़ें, सारे डाउट क्लियर करूँगा। बस आपका भी हमें जो है साथ चाहिए, आपका हमें मोटिवेट चाहिए। इसीलिए कहता हूँ कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसा कभी दिन सोचने को मिलता है कि 100 से ज़्यादा बच्चे आएँ। देखिए, पढ़ाने में तभी मज़ा आता है जब बच्चे भी होते हैं और हमें भी जोश मिलता है कि हाँ, आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। जैसे मैं आपके लिए सारी चीज़ें करने के लिए तत्पर रहता हूँ और हमेशा रहूँगा जब तक कि आप नौकरी ना पा जाएँ। लेकिन आपका भी एक चीज़ है कि आप भी मेरे लिए करें, लाइक शेयर में कमी ना रखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। भारतीय परिवार का मूल स्वरूप है।
ऑप्शन ए है एकल परिवार, ऑप्शन बी है संयुक्त परिवार, ऑप्शन सी है मातृ परिवार, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताइए भारतीय परिवार का मूल स्वरूप क्या है? सीधा सा ऑप्शन है दोस्तों, संयुक्त परिवार जो है ये भारतीय परिवार का मूल स्वरूप है। क्यों है? क्योंकि भाई ये लंबे समय से चला आ रहा है। और आपने देखा होगा कि ग्रामीण में आप चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में जाइए और वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार ज़्यादा चलते हैं। वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा परिवार चलता है। तो हमारा जो भारतीय परिवार का मूल स्वरूप है वो है दोस्तों बी, हमारा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार हमारा राइट ऑप्शन है। बहुत बढ़िया, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ चुके हैं हम लोग। कौन जानवर जो अपनी मूंछ का उपयोग करके गति या कंपन महसूस कर सकता है? बताइए। ऑप्शन ए है गैंडा, ऑप्शन बी है दरियाई घोड़ा, ऑप्शन सी है बाघ, ऑप्शन डी है जंगली भैंसा। बताइए कौन जानवर जिसकी मूंछ में इतना दम है? आखिर सोचिए कि मूंछ भी सेविंग एविंग कहाँ कराते होंगे, कौन सा बार मूंछ में भी दम है, मतलब गति और कंपन महसूस। क्या बात है। कोई तो कहेगा कि बिल्लू बार्बर के पास देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं बाघ की, अगर मैं बात करूं तो बाघ की दृष्टि जो होती है सबसे स्पष्ट होती है। और ये मैं बता दूं मानव से 6 गुना ज़्यादा रात में, बता रहा हूँ, रात में 6 गुना मानव से ज़्यादा देख सकता है। अब ये कहेंगे कि आंखों में क्या ऐसा है, दूरबीन लगी हुई है? देखिए बाघ जो है मानव से 6 गुना ज़्यादा देखता है। और अगर मैं बात करूं कि बाघ की जो होती है मूछें, बाघ की मूछें जो होती बहुत संवेदनशील होती है और इसका उपयोग जो है गति और कंपन महसूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर किया। गैंडा नहीं होता, गैंडा की मूंछ में दम नहीं है, ना दरियाई घोड़े की है, ना ही जंगली भैंस है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा बाघ होगा। आगे चलें, चलिए ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। यदि एक व्यक्ति को तैरना नहीं आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और वह दुर्घटनावश मृत सागर में गिर जाता है तो क्या होगा? मतलब एक मृत सागर है दुर्घटनावश और व्यक्ति को तैरना नहीं आता है और वो गिर गया तो क्या होगा? ऑप्शन ए है पहले वो तैरेगा, फिर वह धीरे धीरे शरीर जो है समुद्र में डूब जाएगा। ऑप्शन बी है वह तुरंत डूब जाएगा। ऑप्शन सी है पहला उसका शरीर गहराई में जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा। ऑप्शन डी है पानी पर तैरता रहेगा। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तब तक आप लोग आंसर बताइए, कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगी, इसको भी सुनते रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, समझिएगा। अगर मैं बात करूं मृत सागर की तो विश्व में सबसे ज़्यादा मृत सागर जो अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी झील तो वो है जॉर्डन और फ़लस्तीन में, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और अगर मैं बात करूं मृत सागर तो मृत सागर में काफ़ी मात्रा में नमक घुला होता है। लगभग मैं बात करूं 1 केजी में, 1 किलोग्राम में 300 ग्राम नमक होता है। और नमक इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है कि जल स्वाद में बहुत खारा होता है। और मैं बात करूं और व्यक्ति जिसे तैरना नहीं आता है वो समुद्र में नहीं डूबेगा, मतलब वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। मतलब यहाँ से ये चीज़ समझिए, जब पानी खारा होता है, जब पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर अगर व्यक्ति को जो बता रहा हूँ उसको अगर तैरना नहीं आता है तो वो डूब नहीं सकता है। क्योंकि पानी जो है ना, पानी क्योंकि वहाँ का जो पानी है बहुत भारी हो जाएगा और जो व्यक्ति है वो ऊपर तैरता रहेगा। तो ये चीज़ समझ गए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो राइट है डी ऑप्शन राइट होगा। आगे चलें, क्लियर है? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है दोस्तों, पानी पर तैरता रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीज का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ई है प्लूमरल बर्ड, ऑप्शन बी है पत्ता, ऑप्शन सी है एम्ब्रियो, ऑप्शन डी है रेडिकल। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए इनमें से कौन बीज का हिस्सा नहीं है, पूछा है। देखिए अगर दोस्तों मैं बात करूं बीज, बीज क्या है? बीज एक जो होता है एक
निष्क्रिय एम्ब्रियो होता है और ये जो है अनुकूल वातावरण की स्थिति प्राप्त होने पर यह पौधे में विकसित होता है। बीज में आता क्या क्या है? बीज में जो है सीड की खोल, एम्ब्रियो और प्लूमरल बर्ड और यहाँ तक कि रेडिकल, ये सब शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं? बीज में ये प्लूमरल बर्ड और एम्ब्रियो और रेडिकल, ये सारी चीज़ें शामिल होती है। लेकिन मैं बात करूँ पत्ता, तो ये चीज़ नहीं आता है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? यहीं से समझ गए होंगे, बी हमारा ऑप्शन राइट होगा, पत्ता। पत्ता नहीं आता है। आगे चलें। बहुत बढ़िया दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा, कौवा किसको छोड़कर अपना घोंसला बनाने के लिए निम्नलिखित चीज़ों का उपयोग करता है? बताइए किस चीज़ का उपयोग नहीं करता है घोंसला बनाने में? ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है तार, ऑप्शन डी है घास। बताइए कौवा जो है किसको छोड़कर अपना घोंसला बनाने के लिए निम्नलिखित चीज़ों का उपयोग करता है? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कौवा की बात करें तो आप कौवा तो जानते होंगे कि पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर, सबसे ऊंची ऊंचाई पर जो है, पेड़ की बात कर रहा हूँ, कौवा जो है अपना घोंसला बनाता है। और कौवा के अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, कौवा जो है अपने घोंसले बनाने के लिए जो है लकड़ी का यूज़ करता है, तार का यूज़ करता है, घास का भी यूज़ करता है, लेकिन वो जड़ का यूज़ नहीं करता है। किसका यूज़ नहीं करता है? जड़ का यूज़ नहीं करता है। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट है, जड़ का यूज़ नहीं करता है। आगे चलें, ये चीज़ क्लियर हुई। तार आर नहीं होगा, ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, जड़। बहुत लोगों को तार ही नज़र आता है, तार कहीं ना कहीं से उठा लाता होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मशरूम में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन होता है? 2 बार रिपीट हो गया, निम्नलिखित में से कौन, 2 बार रिपीट हो गया है। मशरूम में कौन सा विटामिन होता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है विटामिन सी होता है, ऑप्शन बी है विटामिन बी होता है, ऑप्शन सी है विटामिन ए होता है, ऑप्शन डी है विटामिन के होता है। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मशरूम में कौन सा विटामिन होता है? तब तक आप लोग आंसर करिए। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूं दोस्तों, इसको भी सुनिएगा। देखिए, मशरूम में कई पोषक तत्व होते हैं और ये पोषक तत्व जो हैं हृदय और त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। सुनिएगा, और मैं बात करूं मशरूम में क्या क्या पाया जाता है? मशरूम में बता रहा हूँ दोस्तों, विटामिन बी पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, पोटेशियम, तांबा, ये अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सुनिएगा, और दूसरी चीज़, मशरूम को हम लोग अमरता का पौधा, क्या अमरता का पौधा भी कहा जाता है? अमरता का पौधा जो है मशरूम को ही कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है इसको अमरता का पौधा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मशरूम का जो है उपयोग दवाइयों के रूप में भी तो किया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो मशरूम में जो पाया जाता है विटामिन बी पाया जाता है, और साथ में बता रहा हूँ सेलेनियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, ये सारी चीज़ें भी पाई जाती हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आगे चलें, चलिए ठीक है, बातें बहुत होती हैं, बातें में बहुत लगे रहते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया आपका होमवर्क वाला, 25 क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाएंगे और होमवर्क क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, वनस्पति तेल और साबुत अनाज किस विटामिन में भरपूर होते हैं? ऑप्शन ए है विटामिन ई में, ऑप्शन बी है विटामिन के में, ऑप्शन सी है विटामिन सी में, ऑप्शन डी है विटामिन ए में। बताइए वनस्पति तेल और साबुत अनाज किस विटामिन में भरपूर होते हैं? इसका कमेंट आप लोग यहीं पर मत करा करिए, रोज डेली मैं कहता हूँ करने लगते हैं, तुरंत करने लगते हैं। आप लोग लास्ट में वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट बॉक्स में वहाँ पर करिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी जो है दोस्तों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करा करिए। आज की अगर क्वेश्चन, आज का सेशन लाइव टेस्ट अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी सब्सक्राइब करने के लिए #YourSuccess भी कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया लगा दोस्तों आपके साथ पढ़ाने में, और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप भी घर पे रहिए, सेफ रहिए, आपका दिन शुभ मंगलमय। धन्यवाद।